अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बारे में एक तासुर ये पाया जाता है कि वो जब हुकूमत में नहीं थे तो कहते थे कि फ़लाँ आएगा तो हमारा सियासी मुखालिफ नाअहल हो जाएगा और इक़्तिदार हमें मिल जाएगा। जब इक़्तिदार मिला तो कहा जाता था कि फ़लाँ आएगा तो 10 साल तक हमारा इक़्तिदार पक्का। लेकिन 3.5 साल बाद तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटा दिया गया तो फिर पूरी कोशिश की कि फ़लाँ आर्मी चीफ बनेगा तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। कहा जाता है कि आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए जलसे और लॉन्ग मार्च किए गए, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती ना रुक सकी। उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ और तहरीक इंसाफ के लिए ऑप्शंस महदूद होते गए, लेकिन वो आस और उम्मीद के फ़लाँ आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वो ख़त्म ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कुछ मखसूस यूट्यूबर्स की तरफ से कारकुनों को मुसलसल दिलासा दिया जाता रहा कि फ़लाँ इदारे में फ़लाँ शख्सियत इमरान खान के लिए नरम गोशा रखती है, बस उसने मनसब पर बैठना है और हर तरफ से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भी उम्मीद का दामन थामे रखा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे ख्वाब फरोश मौजूद थे जिन्होंने अपने व्यूज के चक्कर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हकीकत से कोसों दूर रखा। हर ईद से पहले उम्मीद दिलाई जाती कि खान साहब ईद हमारे साथ करेंगे। ईद गुजर जाती तो कहते कि बस खान साहब की रिहाई अब चंद दिनों की बात है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन कारकुन मखसूस यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स की तरफ से पहनाई गई ऐनक को उतार कर देखें तो सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होती है। कुछ दिनों के बाद मखसूस वीलॉगर्स की तरफ से ये शोशा छोड़ा जाता है कि अडियाला में कोई अहम मुलाकात हुई और मामला तय पा गए हैं और बस केसेस अदालतों में लगेंगे और खान साहब बाहर आ जाएंगे। जल्द से जुलूसों और धरनों से बात ना बनी और कारकुनों ने भी डर से या बददिल होकर सड़कों पर निकलने से इनकार कर दिया तो कहा गया कि अब अदलिया में फ़लाँ शख्स मनसब पर बैठेगा तो खान साहब हमारे दरमियान होंगे। फिर 26वीं तरमीम मंजूर हो गई और मनसब पर कोई और बैठ गया। जब अंदरूनी तौर पर देखा कि अब किसी ने नहीं आना तो सारी उम्मीदें 7 समंदर पार बैठे एक शख्स से लगा ली। अमरीकी इलेक्शन की ट्रक की बत्ती के पीछे मखसूस यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स ने कारकुनों को ऐसे लगाया कि उन्हें यकीन होने लगा कि फ़लाँ शख्स के सदर बनते ही 01 के कोर्ट से इस्लामाबाद को एक कॉल मौसूल होगी और अडियाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और खान साहब हमारे दरमियान होंगे। फ़लाँ शख्स जिससे उम्मीदें थी उसको इलेक्शन में कामयाबी मिल गई। अब हर रोज इंतजार किया जाने लगा कि उस शख्स की तरफ से खान साहब के हक में बयान आएगा और तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ बदल जाएगा। बयान तो नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया के जंगजुओं और वीलॉगर्स ने वर्कर्स की उम्मीदें ना टूटने दी। उनसे कहा गया कि अभी इलेक्शन में कामयाबी मिली है, जब वो हलफ उठाएगा तो पहले हुक्मनामा खान साहब की रिहाई का जारी करेगा। लेकिन फिर एक दफा ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतजार लंबा होता गया और कहा गया कि अमरीकी कांग्रेस के पहले खिताब में इमरान खान का जिक्र होगा, मगर पूरे खिताब में खान साहब का जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ जरूर हुई। जब हर तरफ से देख लिया कि बात आगे नहीं बढ़ रही तो वीलॉगर्स ने एक नया तरीका अपनाया और चंद दिनों के वक्फे के बाद कारकुनों को यह उम्मीद दिलाई गई कि वाशिंगटन में एक अहम मुलाकात होने वाली है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल फिर कहा जा रहा है कि अमेरिका में मुकीम कुछ डॉक्टर्स पाकिस्तान आए हुए हैं जिनसे तहरीक इंसाफ वालों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं और वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। नाज़रीन, काफी अरसे से हम आपको ये व्यूज का चक्कर समझाने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन आज हमारी बात की तस्दीक इमरान खान की अपनी बहन अलीमा खान ने भी की और उन्होंने कहा कि कैसे वीलॉगर्स एक मनसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। हर दूसरे दिन एक वीलॉग निकलता है कि खुशखबरी आने लगी है इससे पहले। कोई कहता है कि 2 हफ्ते में इमरान खान निकल रहे हैं, कोई कहता है कि रात के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि दोपहर के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि अमेरिकन आ गए हैं। हर रोज 10 वीलॉग ऐसे निकल रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े, आप उम्मीद में बैठे रहें कि इमरान खान निकल रहे हैं। अलीमा खान की इस बात से यह सवाल पैदा होता है कि वीलॉगर्स की वजह से इमरान खान की रिहाई की कोशिशों को फायदा हुआ या नुकसान। क्या तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 साल में अपनी गलतियों से कुछ सीखा? तहरीक इंसाफ का ये सफर के फ़लाँ शख्स आएगा तो उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? क्या तहरीक इंसाफ अपने रवैये में बदलाव लाएगी? इदारों के हवाले से तहरीक इंसाफ को जो रवैया है, क्या वो उसमें तब्दीली लाने के लिए तैयार है? तहरीक इंसाफ दूसरों से उम्मीदें लगाने के बजाय अपना एहतसाब करने के लिए भी तैयार है? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मैं सबसे पहले पंचोता साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि खान साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से पिछला पूरा हफ्ता ये खबरें चलती रहीं कि जनाब अमेरिका से कोई डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं,
और एक साहब हैं सीनियर, वो भी सहाफ़ी हैं, वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ईद से पहले पहले आप देखिएगा खान साहब रिहा हो जाएंगे और एक बड़ा ज़बरदस्त जम्मे गफ़ीर आएगा उनका इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा ये वीलॉगर्स का ड्रामे हैं सारे, हर दफ़ा बिला वजह की ये उम्मीद लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नईम साहब आप बताइए, असल कौन से डॉक्टर्स ने सर किनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये क्या कहानी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने मौका दिया। देखिए, खान साहब से मैंने खुद पूछा गुज़िश्ता मुलाकात के अंदर, मैंने कहा जी कि खान साहब बाहर बात चल रही थी कि जंग के दौरान आपसे कोई मिलने आया है, खुफिया मुलाकात हुई है, तो खान साहब ने मुझे कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इनकार किया। इसी तरह से जो मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें चल रही थी या डील के हवाले से लोग अफवाहें फैला रहे थे, तो खान साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया मेरे सामने, और वही आपने देखा कि अलीमा बाजी भी फरमा रही थी। उन्होंने कहा जी कि किसी सूरत भी हमारी जो है वो मैं कभी भी डील नहीं करूँगा, ना ही कभी पहले बात की डील के हवाले से, ना अब कोई की है, ना ही नेक्स्ट कभी डील करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 बात रह गई कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको रख के इस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है, कोई इस तरह की बातें चल रही थी, कोई इस तरह के पैगामात खान साहब तक पहुंचाए गए थे, तो मैंने खान साहब से वो भी जिक्र किया, तो उन्होंने कहा जी कि ये पैगाम मिला है मुझे, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है कि कोई हुकूमती नुमाइंदों से बात की जाए, जिनके पास इख्तियार है वो खुद बात करें। और इस बात के ऊपर आमादा मैं इस वजह से हुआ हूँ क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त भारत के साथ कशीदगी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर अमन वाला मामला जो है वो बड़ा अमन ख़राब है और दहशतगर्दी आए रोज़ बढ़ती जा रही है। और तीसरा मैशत, जो मुल्क की मैशत आज किस दाने पर पहुंची है, तो उन्होंने कहा कि ये 3 वजूहात की बुनियाद के ऊपर, इन 3 रीजन्स की वजह से मैं जो है इस मुल्क की खातिर जिनके पास इख्तियार है ये नईम साहब एक मिनट, ये नईम साहब जमहूरियत की नईम साहब एक मिनट सर, एक मिनट सर इधर ही रुकिएगा। ये जरा थोड़ी सी मुझे बात समझाइएगा। ये जो आपने कहा जी खान साहब ना अब आमादा हो गए हैं, अब मान गए हैं मुज़ाकरात करने के लिए, ये क्या इससे पहले नहीं मान रहे थे? कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले नहीं मान रहे थे क्या कि अब मान गए हैं? देखिए, मैंने ऐसा जुमला नहीं इस्तेमाल किया कि अब मान गए, मैंने ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जो सूरत हाल मैंने 3 रीजन्स आपको बताई, इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर अगर मेरी बात होगी तो उस शख्स से होगी जिसके पास इख्तियार होगा, उनसे होगी जिनके पास इख्तियार होगा, और वो अगर बात करना चाहते हैं तो खुद बात करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं कोई ये कहे कि मैं कोई लेट रहा हूँ या मैं कोई रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। मुल्क की खातिर मैं इस बात पे आमादा हूँगा या हो रहा हूँ कि अगर आप जो है इन 3 वजूहात की बुनियाद के ऊपर बात करना चाहते हैं रूल ऑफ लॉ के अंदर। अच्छा नहीं भाई एक मिनट, नहीं भाई एक मिनट, नहीं भाई आप मुझे एक बात बताएं, करना चाहता हूँ नहीं भाई डील करूंगा, नहीं भाई आप मुझे एक बात बताएं, अब आप इस वक्त टीवी पे बैठे हुए हैं, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, जी जी, जब आप इस तरह की बात करेंगे ये तो बिल्कुल उसी तरह ही होगी कि जी मैं किसी को बुला नहीं रहा अपने घर पे, लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, ये तो वो वाली बात होगी। आपने बुलाया भी नहीं और आपने सिग्नल भी दे दिया जी किसी ने आना है तो आ जाओ, मैं नहीं बुला रहा किसी को, तो आप ये जो कुछ सारा कुछ कर रहे हैं तो ये बुलाना नहीं है तो और क्या है? लाइन बड़ी वाज़ेह है कि मैं मिन्नत नहीं कर रहा, मैं समाजत नहीं कर रहा, मैं मुल्क की खातिर मैं ऑफर कर रहा हूं, जिसके पास इख्तियार है तैयार हूं, और मुल्की मसाइल की बात होगी, ये नहीं होगा कि अपनी जात के लिए कुछ चीज मांगूंगा। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, जितने प्रापोगंडे किए जा रहे थे, ठीक है, ये वो सारे के सारे बिल्कुल फेक हैं, झूठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और नंबर 3 बात यह है कि इमरान खान साहब बिल्कुल एहतजाज के मूड में है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि पार्टी तमाम तौर कारकुनान तमाम जो है वो लोग तैयार रहें, मैं मैसिव जो मूवमेंट है उसके हवाले से जो है आपको जो है कॉल दूंगा। इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जो है वो निकलेगा। इस्लामाबाद इस दफा नहीं आएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि स्नाइपर से अपने ही लोग गोलियां चलाते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों को दोबारा शहीद किया जाए। हम पूरे पाकिस्तान में जो है मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा, जो भी प्लानिंग होगी, जिस तरह से करना है, जिस दिन करना है वो खान साहब मुझे जवाब, मैं समझ गया, मैं जवाब लेना सर पर लड़ते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके जवाब ले। राना एहसान अफजल साहब लड़ेगा, ऐसे ही तमाम लोग। राना एहसान अफजल साहब आप अपनी तैयारी कर लें सर, वो लोग अब पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करने लगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कोई इतनी कोई बड़ी खबर नहीं है
कि खान साहब जो हैं वो तैयार हो गए हैं कि मुज़ाकरात जो हैं अब कोई कर ले उनसे आके। खान साहब खत लिखते रहे हैं और उन खतों के जवाब जो है वो उनको मिल गया था कि ये खत उनको वसूल नहीं हुए थे जिनको उन्होंने लिखे थे, और उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ हमारे पास आए तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उन खतूत को भेज देंगे। तो वो जो जवाब उनको पहले मिला था, मेरे ख्याल से वही जवाब होगा। वो तैयार हो गए हैं या नहीं हुए, ये इररेलेवेंट है बात, और ये कोई इतनी कोई जो है ना, ये कोई खबर नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि कोई तैयारी हो रही है किसी तहरीक की और हम तैयारी पकड़ लें, तो देखें वो तो पहले तो ग्रैंड अलायंस बनना था, और उस ग्रैंड अलायंस ने जो है वो पता नहीं क्या कुछ कर देना था, वो नहीं बना। अब वैसे ही आपको पता है मंसूर भाई, गर्मी इतनी ज्यादा है, ये मौसम नहीं है एहतजाज का या तहरीकें निकालने का। तो ये हमें तो पता है कि ये अगले 4-5 महीने तो कोई चक्कर ही नहीं है ना कि कोई करे, और अगर कोई 4-5 महीने बाद अक्टूबर के अंदर कोई थोड़ा बहुत कोई अगर कोई मौसम बेहतर होता है, तो सवाल तो ये है कि एहतजाज क्या अलीमा बीबी लीड करेंगी, जो कह रही हैं कि अगर आपने फील्ड मार्शल बना दिया तो बादशाह बना देते, या गौहर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो लीड करेंगे जो मुबारकबाद दे रहे हैं। तो यहाँ तो जो तोड़ फोड़ का और जो एक कह लें कि एक दूसरे की टांगे खींचने का जो जो लेवल है वो ऊपर से लेके नीचे तक चल रहा है। ठीक। तो कौन सा एहतजाज ये लीड करेंगे? वो वाला जो गंडापुर साहब इस्लामाबाद में आके करते थे और फिर वो 12 जिलों की सैर करके वो वापस चले जाते थे, तो मेरे ख्याल से ये भी कोई खबर नहीं है। अच्छा, ये ये भी जो है वो खबर अब बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी है, हमने एक जंग हराई है इंडिया को। आपकी जो मीशत है उसके ऊपर अमेरिकन मैगजीन कह रहे हैं, बैरन मैगजीन कह रहा है कि एक मिनी मिरेकल अचीव हो गया है। तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है ये इनकी ये बातों में, ये बोर हो गए लोग, सुन थक 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 गए सुन के। ठीक है। ये पुरानी के खान जो है वो तैयार हो गया मुज़ाकरात के लिए, वो अब सियासी रहनुमाओं से नहीं करेगा, वो उनसे करेगा। ठीक। वो तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई बंदा कोई यानी कि कोई इंटरेस्ट शो मुझे करे तो इजाजत ये बातें दीजिएगा, करे। मुझे इजाजत दीजिए। गरीदा फारूकी साहबा, ये आखिर कुछ तो है, ये ऐवी तो बात नहीं हो जाती ना, मतलब कोई तो डॉक्टर्स हैं जो आए हैं, ये बड़ी खबर है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और अगर एक सहाफ़ी, बड़े सीनियर सहाफ़ी है इधर, मेरे ख्याल में लाहौर से शायद ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब आप देखिएगा ये ईद से पहले पहले बाहर आ रहे हैं खान साहब, तो इस बात को नहीं लेना चाहिए। राना साहब कहते हैं जी कि ये खबर नहीं है, इसको सीरियसली मत लें इस चीज़ों को। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। और मुझे हैरानी हो रही है, हैरानी के साथ परेशानी भी हो रही है कि आज आप अपने प्रोग्राम में पीटीआई का जिक्र क्यों कर रहे हैं। ये जो पीटीआई है ना, ये अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इररेलेवेंट बन गई है, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। आपको 10 मई के बाद से पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज। जी बोलिए बोलिए, मैं तो नहीं, मैं तो आपके जुमले के ऊपर मैं सख्ते में चला गया। 10 मई के बाद पाकिस्तान की रियलिटीज 10 मई के बाद पाकिस्तान की रियलिटीज तब्दील होकर रह गई हैं। उसमें इमरान खान को अपने आप को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपने आप को तब्दील करना होगा नए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। जो नया पाकिस्तान बना है ना, वो 10 मई के बाद बना है। किसी का जो भी सियासी नारा हो, उसके जो भी सियासी मफादात हो, लेकिन जो असली और हकीकी नया पाकिस्तान बना है वो 10 मई 2025 के बाद बना है। ग्राउंड रियलिटीज़ अब तब्दील हो गई हैं। अब इस किस्म की सियासत, सियासी मफादात के लिए सियासत, अब मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से सीनियर सहाफ़ी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये झूठी खबर दे रहे हैं, ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि डॉक्टर्स की मजीद, और इस फेक न्यूज़ को तो बुशरा बीबी की अपनी बहन ने लिताड़ के रख दिया। वो कह रही हैं कि जी आप ऐसी झूठी खबरें। अब आप ये देखें, खुदा की शान देखें, झूठा भी झूठे को झूठा कह रहा है। तो ये पीटीआई अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इररेलेवेंट बन गई है। हम जलसा निकाल रहे हैं, हम धरना निकाल रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, इन चीज़ों की अब 10 मई 2025 के बाद वाले नए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद, इत्तेफाक और जगानगत की जो एक फ़ज़ा है, इसको आगे लेके चलना चाहिए। और फिर आप अगर सवाल कर ही रहे हैं मंसूर अली खान साहब, तो आपके सवाल का, आप मेरे ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल कॉलीग हैं, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूँ कि इमरान खान ने तो अपनी पार्टी पे ही अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने तो उन तमाम जो उनके चमचागिरी करने वाले यूट्यूबर्स और झूठे सहाफ़ी और फेक सहाफ़ी और जितने भी सारे थे, इन सहाफ़ी, बल्कि सहाफ़ी ने इन सहाफ़ी, उन सब पे अदम एतमाद कर दिया। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे फंसा के अपने पैसे बना रहे हो, मुझे जेल में फंसा के तुम अपनी हुकूमतों के मज़े लूट रहे हो, मुझे जेल में फंसा के तुम यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हो मेरे नाम के ऊपर।
तो वो तो अदम एतमाद कर रहे हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट ने बात करनी है तो बराह रास्त मुझसे आके करे। इससे आपको फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आती? इसका वासे मतलब क्या है कि इमरान खान साहब एतमाद नहीं कर रहे, किसी पर एतमाद नहीं कर रहे, ना वो अली अमीन गंडापुर पे कर रहे हैं, ना वो इन नाम नेहाद यूट्यूबर्स पे कर रहे हैं, ना वो किसी और पे, ना वो अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब अगर एस्टैब्लिशमेंट ने बात करनी है तो मुझसे बराह रास्त आके करे, ये दरमियान के लोग माइनस कर दे, दरमियान के लोग मेरी गेम खराब कर रहे हैं और मुझे निकाल पा नहीं रहे। ये 1.5 साल 2 साल हो गया जेल से, तो खान साहब तो इन पे अदम एतमाद कर रहे हैं। लेकिन खान साहब को पता नहीं है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट वो नहीं है जो 22 अप्रैल 2025 से पहले की थी या जो परसीव की जाती थी। अच्छा। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम अपने तमाम अफवाज के साथ, खासतौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब हमें जो डिबेट करनी चाहिए ना, हम मीडिया को, ये डिबेट की बातें खत्म हो गई, छोड़ दें इस सियासत को, धरने की सियासत। अब ये 10 मई के बाद वाले पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है ना धरने की सियासत की, ना मैं अगर आपको इंटरसेप्ट ना किया तो ज्यादती होगी। आपने नईम हैदर पंचोता साहब की नहीं सुनी शायद गुफ्तगू, उन्होंने फरमाया पूरा पाकिस्तान, इस मरतबा इस्लामाबाद नहीं आएंगे, पूरा पाकिस्तान उन्होंने कहा निकलेगा। आपने मेरे ख्याल में सुनी नहीं है गुफ्तगू आपने। चलो कट के भी खा दो, असी तो वेट कर रहे हैं 2018 ऑनवर्ड्स कि पूरा पाकिस्तान निकल के, या 2021 ऑनवर्ड्स असी तो वेट कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान निकले तो सही। कितों करेंगे मुझे ये बताएं, कहाँ से निकालेंगे? खैबर पख्तूनख्वा से निकालेंगे, हमेशा से आप वहां से निकालते हैं, और जब निकालते हैं तो फिर आप मुंह के खाते हैं, फिर आप भाग के वापस पलट के चले जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर क्या इस सिचुएशन में क्या वो ये अपने कंधों के ऊपर, अपने नातवा कंधों के ऊपर बोझ उठाएंगे कि वो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत की अब गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि इस वक्त कौम का मूड एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन गया, कौम का मूड अपनी अफवाज के साथ। जी बिल्कुल, नया पाकिस्तान। नईम हैदर पंचोता साहब कट के दिखाओ जी, किस तरह कटोगे? खैबर पख्तूनख्वा से निकालेंगे, नया पाकिस्तान आप कहते हैं, नया पाकिस्तान बन गया जनाब। मंसूर भाई, पहली बात तो यह है कि मैं फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड बात नहीं करूँगा, जो हक़ाइक़ हैं उन पर बात करूँगा, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है और मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए किया जाता है। परेशानी का आलम इंशाल्लाह बनेगा, आपको बनेगा, जिनको बड़े जो है वो चाह हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की सरजमीन जो है बेआइन हो चुकी है, ना कानून है, ना इंसाफ है। 26वीं तरमीम करके अदालतों को महकूम बना दिया गया है। जजेस आज कह रहे हैं कि हमें इंसाफ फराम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनाकर अब मखसूस नशस्तें भी ये चाहते हैं कि एक जमात जिसने वोट लिया उस आइन को ही बदल दिया जाए और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लिया जाए। वो बेंच जो अपनी मर्ज़ी का बनाया गया, जो हुकूमत ने बनाया। और इसी तरह आप देखें कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अंदर एक जस्टिस साहबा हैं, वो कह रही थी कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है कि मैं इदारों को नोटिस कर सकूं, उनको बुला सकूं। तो ऐसी जब सूरत हाल आ जाए तो आपके पास यही रास्ता होता है कि लीगल ऑप्शन तो आपने अडॉप्ट किया हुआ है, वो आपने विड्रॉ नहीं किया, साथ आपके पास होता है आप एहतजाज करें। गोलियां तक चलाई गई हैं, लेकिन हम अपनी हिम्मत नहीं आ रही कि हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, एहतजाज भरपूर तरीके से करेंगे। और जिनको ये मसाइल हो रहे हैं ना जी, कि देखें जी ये हो गया वो हो गया, आप देखिए DGI SPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर वो जिक्र कर रहे हैं उन्हीं नौजवानों का, उन्हीं लोगों का, उन्हीं सोशल मीडिया वॉरियर्स का जिनके हवाले से यहाँ प्रोग्रामों के अंदर ही बैठ के यहाँ पर ही लोग मौजूद हैं जो तज़िये करते थे, जो कमेंट करते थे, जो अपनी सहाफ़त के ज़रिए राय कायम करते थे कि ये इंतशारी हैं, ये वो हैं, ये फलाने हैं। अच्छा नईम साहब एक मिनट बात सुने। नईम साहब एक मिनट, ये आप लोग ना 2-3 जगहों पे मैंने नोट किया, ये आप लोग ये बात कहते आए कि DGI SPR साहब ने ना हमारा शुक्रिया अदा किया है। DGI SPR साहब ने हमारे बारे में, हमारे नौजवान, उन्होंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप उसको बार बार अपने साथ नतीज कर लेते हैं। साड़ी गल की है, साड़ी गल की है, 12:30 गल की है, उन्होंने सबकी बात की, उन्होंने अकेले आपकी बात की। नंबर 1 उन्होंने तमाम जमातों का नाम लिया। नंबर 2 बात यह है कि उन्होंने जो है वो ये बात की कि पाकिस्तान के नौजवान, तो नौजवान कौन है बताएं? अच्छा, जेड़ा नौजवान है वो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। शहबाज शरीफ साहब की तो बात तो नहीं कर रहे थे ना, नवाज शरीफ साहब ने तो ट्वीट ही नहीं किया, उनका ट्विटर अकाउंट खामोश रहा, उन्होंने तो एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपने घर के अंदर मोदी साहब को जो है, मोदी उनके लिए साहब है, हमारे लिए तो मोदी है, उस मोदी को जो है वो साहब बनाकर मधु करते रहे और वो शादियों के अंदर आते रहे और वो उसका सबूत उन्होंने दिया। वैसे तो वो कह रहे हैं कि हम सारी जो है ऊपर से जो है वो रहनुमाई कर रहे थे। एक तरफ ये कहा जाता है कि जी नहीं जी आर्मी चीफ का रोल है,
एक तरफ कहा जाता है जी कि नहीं जी नहीं वो पीछे से जो है नवाज शरीफ साहब सारा कर रहे थे, एक तरफ कहा जाता है जी नहीं शहबाज शरीफ साहब ने ज़बरदस्त किया, एक तरफ कहा जाता है कि पत्नी किसी और ने ज़बरदस्त किया। तो पहले अपना बयान तो एक ले लें। कौम को पता है कि नवाज शरीफ साहब इस ऐसे मौके के ऊपर जब मुल्क को ज़रूरत थी तमाम जो जमातों के लीडरान हैं उनकी कि वो स्टेटमेंट्स दें, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलें, वो बात करें, उन्होंने बात नहीं की। ठीक, क्यों करेंगे? क्योंकि खान साहब ने कहा था कि उनके कारोबार हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी जायदादें हैं। अच्छा एक मिनट इधर ही रुक जाएं। नईम साहब, पूछे ना, नईम साहब, आपने एक सवाल नईम किया, साहब, नईम साहब, एक मिनट, शायद खट्टर से सवाल किया, मुझे पता है आपने वही सवाल करना है। मैं आपसे कुछ और पूछने लगा था सर, मैं वो नहीं। अच्छा चलें, अगर आपने जवाब देना आप दे दें, मैं दोबारा पूछ लूंगा, आप पहले जवाब दे दें, बताएं जी। तो आपने ये सवाल, मुझे लगा कि आपने ये सवाल जो है करना है कि नवाज शरीफ साहब की मुझे दिखा दें कि कोई सबूत हैं। तो मैंने शायद खट्टर को यही कहा, तो मैंने कहा मंसूर भाई को कहना था ना कि अगर उनकी कोई मिलें नहीं है, उनके कारोबार बाहर नहीं है तो जुबान ही खुलवा देते। अच्छा। आप तभी खामोश रहते हैं ना जब आपका इंटरेस्ट होता है, जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर आप अडयाला जेल से पैगाम भेजते हैं कि मोदी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान को ललकारने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये पाकिस्तान है, हम पूरी कौम मुतहद हैं। पहला मैसेज इमरान खान का आया था अडयाला जेल से, एक मुतहद का भी मैसेज आया? इससे दिखाएं मुझे, इससे नहीं आया। इससे पता लगता है, तो खोल के मैं तो स्क्रीन शॉट लगा के इससे पता लगता है। टैग कर नईम करके थक गया, नईम साहब, नहीं आया। सुने मेरी बात, पाकिस्तान सर की सुने बात मेरी बात, नया इससे पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे और इंशाल्लाह ताला हम कहेंगे कि वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी, फिर आप हर एक को जिसको तकलीफ होती है ना वो होगी और हम आपको तकलीफ महसूस कराएंगे, तब नया पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, सुन रहे जी, ये आपके लिए राणा साहब। नहीं एक मिनट जी गरीदा साहब, एक मिनट गरीदा साहब का जल्दी से कमेंट ले लें जी गरीदा साहब बोले। नहीं चूंकि आप नहीं आप राणा एहसान साहब से सवाल कर रहे थे, प्लीज जी राणा साहब प्लीज गो बाद में अहेड। राणा साहब गो अहेड। देखिए एक तो मैं जो है वो एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ये वही DGISPR हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या प्रेस ब्रीफिंग करते थे तो PTI वालों को आग लग जाती थी और फिर ये पता नहीं क्या कुछ अदारे के साथ करते थे, क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर पूरा ये अपना वो जो है वो तोपों का। अब उन्होंने तारीफ की पाकिस्तान के यूथ की, तो कह रहे नहीं साड़ी तारीफ की, साड़ी तारीफ। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि वक्त की बात है कि उसी DGISPR की अब जो तारीफ इनकी नहीं भी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पूरी कौम की और सब जमातों की, तो कह रहे नहीं हमारी की। तो ये भी वक्त है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो IMF वाली जो मोदी वाली बात है, मोदी वाली बात का मैं देखिए मोदी वाला जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए हमारी इस वक्त PMLN की हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह, और PMLN के कायद मियां नवाज शरीफ है, और इस दौरे हुकूमत में हमने मोदी का भी फेंटा लगाया, हमने इंडिया की फौज का भी फेंटा लगाया। उन्होंने जो जारियत की थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो वो क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मियां नवाज शरीफ को जरूर जाता है, क्योंकि PMLN उनकी जमात है और उसी जमात की हुकूमत है और उन्हीं की दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं यहाँ पैरेलल क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ कि मोदी ने क्या करने की कोशिश की या भारत ने क्या करने की कोशिश की, उसने हमारा IMF प्रोग्राम खराब करने की कोशिश की। ये मोदी की कोशिश थी जो फेल हो गई। राणा साहब मुझे बताइए, मुकम्मल कर लें, राणा साहब नहीं मुकम्मल कर लें। करें। जो मोदी ने काम किया वही काम पाकिस्तान ने एक बंदे ने किया और उसकी जमात ने किया, वो इमरान खान था और PTI था जिसने IMF का मुआहदा खराब करने की कोशिश की। और अभी भी अली अमीन गंडापुर साहब यही धमकी लगा रहे हैं कि अगर खान से फाइनेंस के बंदों को ना मिलाया तो हम IMF के प्रोग्राम में नहीं है। तो मैं आपको जो ये कह रहे हैं ना मोदी का नाम ये फलाना ढमकाना, ये तो मोदी के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा। जो मोदी करना चाह रहा है वही ये IMF के प्रोग्राम के पीछे पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोदी को भी शिकस्त दी थी, अभी इनको भी शिकस्त देंगे, लेकिन इन्होंने सीधे नहीं होना। गरीदा साहबा, आपने नईम साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अब ऑप्शन ही कोई नहीं है, अदालती जगह के ऊपर भी जो है हमारे केसेस नहीं लगते, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं, हमने तो निकलना ही निकलना सड़कों के ऊपर। अच्छा, नईम पंजौता साहब चूँकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में नौवारिद हैं, अभी नए उनके यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में दिन है, तो एक जोश है, एक जज्बा है, ठीक है, हर नौवारिद का यही जज्बा होता है। जहांगीर खान तरीन साहब का भी यही जज्बा था, फिर उनके साथ क्या हुआ वो सबके सामने है, दीगर लोगों का भी यही जज्बा था, उनके साथ क्या हुआ सबके सामने है। इस वक्त तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी जमात कोई रही ही नहीं ना, सिर्फ वो एक लीगल विंग है जो ऑपरेट कर रहा है।
और बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जी हमने धरने भी किए, हमने एहतजाज भी किए, पंजौता साहब पता नहीं किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कर रहे हैं लाहौर में वो भी सिर्फ वीडियोस बना रहे थे सेल्फी की जब लाहौर का जलसा होना था या लाहौर से जब लोग निकलने थे। तो मेरा सवाल तो वहीं पर बरकरार है कि पीटीआई की मरकज़ी लीडरशिप तो निकलती ही नहीं है। जिस चीज़ को ये लोग बुनियाद बनाते हैं बयानिए की कि जी गोली क्यों चलाई और फलाज क्या चलाया, कि उस रात को कहीं मौजूद थी पीटीआई की तमाम लीडरशिप? क्या नईम पंजौता साहब उस पर मौजूद थे? मैं जो एक कमेंट करना चाहती हूँ, बड़ा मुझे क्यूट लगा, नईम पंजौता साहब ने बड़े जोर नए है ना जरा पीटीआई में तो नए। गरीदा साहिबा एक मिनट ठहरे, आप उनको बार बार नया कही जा रही हैं। ये क्या परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हुए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, बड़े पुराने हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप नए नए कही जा रही? अरे नए नए आए हैं ना, ये मतलब अभी ये साल 2 साल इसमें ही नईम पंजौता साहब उभर के सामने आए हैं और बड़े अच्छी तर्जुमानी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर इमरान खान रिहा हो गए, बाहर निकल आए, तो फिर लीगल विंग तो आपको पता है उसका फिर पत्ता साफ हो जाएगा। फिर तो जो पुरानी सियासी कमेटी है या जो सियासी तहरीके इंसाफ है फिर वही आगे आएगी ना। तो गालिबन इसीलिए ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है कि इमरान खान के लिए उस तरह कोशिश नहीं की जा रही लीगली जिस तरह से कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ बड़ी क्यूट लगी कि नहीं पंजौता साहब ने बड़े जोर से लगाया कि जी नारा कि जी वज़ीर आज़म हम नारा लगाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी। चले ठीक है, अच्छी बात है, दुआ गो है सब के इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएँ, ताकि जितना एक्सपोज होने से रह गए हैं, जितनी किसी की चाह रह गई है मज़ीद, वो भी पूरी हो जाए। आपको पता है ना कि पहली हुकूमत के अख्ताम पे पीटीआई के अपने लोग तस्लीम कर रहे थे कि हमारी जो मकबूलियत है सो कॉल्ड वो इस वक्त -0 में चली गई है। फिर दूसरा, नईम पंजौता साहब ने बड़े जोर से कहा है जी नारा लगाएंगे हम वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी। तो आपको तो याद होगा मंसूर खान साहब, हम सहाफ़ियों को तो याद है कि जब इमरान खान का नाम लिया गया था जब पार्लियामेंट का फरूकी खान साहब नाल तो वो जब नहीं सुन लीजिए पंजौता साहब, आप नए नए आए हैं ना, आपको पता नहीं है अपनी ही पार्टी की तारीख, आपको पता नहीं है अपने ही लीडर को, आप नहीं जानते क्योंकि आप नए नए आए हैं पीटीआई में। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे ना, पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ था, तो उनका जब नाम पुकारा गया वो हाजिर रजिस्टर वगैरह में, तो स्पीकर ने उनका नाम पुकारा, आपके अपने ही स्पीकर थे कि जी इमरान अहमद खान न्याजी। तो इमरान खान साहब ने न्याजी हटवा दिया था। तो आप यहाँ नारे मार रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी। पहले अपने लीडर का नाम तो जान लें कि वो नाम में कहलवाना क्या चाहते हैं। नाम आपको पता नहीं, काम आपके ये हैं, आप कहते हैं जी नारे मारेंगे हम वज़ीर आज़म बनवाने के। इसके अलावा आपका सवाल मैं गुजारिश बल्कि एक और करना चाहती हूँ मंसूर अली खान साहब कि इस वक्त एक तो बजट आने वाला है, तो हम मीडिया को भी डिबेट इस वक्त बजट के हवाले से, ख़ासतौर पर डिफेंस बजट के हवाले से, इसको हमें जनरेट करनी चाहिए कि इस वक्त आपके डिफेंस बजट में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है, लाजमन है। लेकिन सवालात कहाँ पैदा होते हैं कि आपकी एक कैश स्ट्रिप्ड इकोनॉमी है, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है आपकी, पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? तो ये डिबेट मेरा ख्याल है कि बहुत अहम होनी चाहिए। क्या सूबों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए? अब बाकी सूबों में तो इत्तेहादी जमात की हुकूमतें हैं, लेकिन क्या केपी कंट्रीब्यूट करेगा इसके अंदर? क्योंकि दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं हुआ ना, केपी का भी होता है, तमाम अफवाज पूरे पाकिस्तान का दिफा करती हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं करती। तो डिफेंस सिर्फ इस्लामाबाद की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, प्रोविंसेस की भी जिम्मेदारी है। फिर आपकी जो अनटैक्स्ड, जो ग्रे इकोनॉमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो ये डिबेट मेरा ख्याल है कि हमें जनरेट करनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त बड़ा एक इत्तेहाद का माहौल है, एक नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए। डिफेंस बजट के हवाले से भी प्रोविंसेस को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, 18th अमेंडमेंट के हवाले से डिबेट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें रेलिवेंट हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पीटीआई, तो ये पाकिस्तान तरीके इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये नईम साहब, ये इन्होंने तीसरी दफ़ा ये जुमला इस्तेमाल किया है, इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब होता है गैर मुतल्लिका। पाकिस्तान तरीके इंसाफ गैर मुतल्लिका। उन्होंने कहा आप बहुत क्यूट बातें करते हैं कि बार बार आप इमरान अहमद खान न्याजी कहते हैं। न्याजी नहीं, वो तो खुद चाहते हैं कि उनको इमरान खान पुकारा जाए। ऐसा ही है? आपने खान साहब से पूछी ये बात? मंसूर भाई, मैं फिर से कहूँगा कि हम बिल्कुल कहेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी, और बार बार कहेंगे कि सनू अगर समझ ना आवे तो फिर स्पीकर विच ला के तो फिर उत्थे दोबारा कमांगे। तो मुझे पता था कि जब मैंने नाम ये पुकारा तो फिर किधर किधर जो है वो क्या कहते हैं ना, आग लगी, शोले उठे, क्या क्या हुआ, वो मुझे समझ आ रही थी कि बारी किसी और की है। तो गरीदा साहबा जो हैं उसके अंदर बात करना चाहती हैं। उन्होंने 2-3 दफ़ा ये बात की
कि नईम हैदर साहब जो है ना वो नए नए हैं, और जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर पॉलिटिकल लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, ये साइड पर हो जाएंगे, या इनको चाह है जहांगीर तरीन फारग हो गया, फलां फारग हो गया। तो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि नईम हैदर पंजोथा जो है वो सरगोदा के शहर भेरा के साथ गांव ढल है जहाँ से तल्लुक़ रखता है। और नईम हैदर पंजोथा जब घर से निकलता है, या घर से जब उसने सफ़र शुरू किया था, वहाँ से निकल कर इस्लामाबाद आया था, तो नईम हैदर ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो नेशनल टीवी के ऊपर आकर एक जमात की नुमाइंदगी करेगा। नईम हैदर को इमरान खान साहब की वजह से जो है वो एक सबसे बड़ी जमात जो है उसके अंदर इस तरह से इज़्ज़त मिलेगी, सबसे बड़ी जमात के लीडर एहतराम करेंगे, उसकी इज़्ज़त देंगे, तो ये कभी भी नहीं सोचा था। तो मैं तो जहाँ से शुरू हुआ था ना, हमेशा ये ज़हन में रखता हूँ कि मैं अगर मुझे किसी जगह के ऊपर जो है बैक भी किया जाता है ना किसी मामले के ऊपर जी, तो मैं तो हमेशा उस पोजीशन के अंदर ही रहता हूँ, मैं उस पोजीशन से कभी बाहर ही नहीं निकलता। ये तो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो साथ चल रही होती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो खान बाहर आएगा ना तो कई दी रोज़ी रोटी जी है ना, तो दिहाड़ियाँ जी ने तनख्वाह वो बंद हो जाएगी, तो फिर उन्होंने की बनेगा। जो तनख्वाह लैंदे ने तो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड चलाते हैं, फिर उन्होंने की बनेगा, फिर वो भी दोबारा दस दिन सानू नहीं। ये आप तीसरी बात आपने पंजोथा साहब ये बात दोबारा आपने कही है, ये क्या मतलब है इस बात का, ये फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड और तनख्वाहें बंद हो जाएंगी? इस बात का मतलब यही है कि कुछ लोग जो हैं गलतफहमी का शिकार हैं, और कुछ लोग जो हैं फिर मुख्तलिफ ट्वीट्स करते हैं, और फिर वो कंपैरिजन करते हैं, और फिर वो अगर अपने ही ट्विटर अकाउंट को खोलें तो उनको नीचे ट्विटर अकाउंट के नीचे जो कमेंट्स आते हैं वहाँ उनको पता चल जाता है कि पॉपुलैरिटी किसकी है, किसके साथ लोग खड़े हैं, आपने कितनी दफ़ा आजमाए, आपने कितनी दफ़ा इस कुलिये के ऊपर अमल करने की कोशिश की कि आपको कहीं नज़र आ जाए कि कोई और पॉपुलर है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के अंदर कमी लाई जाए, उसके खिलाफ कंपेनें की गई, उसके खिलाफ केसेस बनाए गए, जैसा केस बनाया गया, झूठे प्रोपेगेंडे किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किसी ने कहा कि नशा करता है, किसी ने कहा कि वो पत्नी क्या क्या पीता है, किसी ने कहा कि वो फलां है, किसी ने कहा कि उसका उधर जो है वो अफेयर है, फलां 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 फलां, ये चीजें हैं। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी के अंदर, उसकी जो है वो कदर के अंदर, उसकी जो है कद के अंदर जरा कमी नहीं राणा साहब सकी। अच्छा जी, मुझे तो जो है ना उसकी पांव की खाक बन गए ना राणा साहब आपको, तो जो है वो लोगों ने जिस तरह से आपका इस्तकबाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा, हम भी आए रोज देखते रहते हैं कि आपके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आवाम की नज़र के अंदर क्या कदर है। लेकिन कोई भी वो कहते हैं ना कि किसके अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो वो तो फील कर लेता है, लेकिन जिसके अंदर हो ही नहीं उसने फील क्या करना है, उसको बेशक फिर कोई गालियां निकाले, जो मर्जी है कहता रहे। देखें यहाँ पर बड़ा आसान है, बड़ा आसान है कि आप कोई चीज़ करो उसके बाद ये कह दो कि भाई मैनू जे मर्जी है गालियां पैंदियां ना, लेकिन उसके वास्ते तुहाडे वास्ते कुली होना चाहिए कि हर रोज़ चाह दे कप दे विच एक गोली जिहड़ी है ना बेशर्मी वाली जिहड़ी है ना पा के पीनी चाहिए। साडे कोलों तो पीती नहीं जाती, जेडे पींदे पै ने उन्हां दा अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोथा साहब, राना एहसान अफजल साहब, गरीदा फारूकी साहबा। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिटकॉइन के हवाले से हुकूमत जनाब एक नया प्लान लेकर आ रही है और वो है बिटकॉइन की माइनिंग। इससे क्या होगा, हुकूमत का कहना है कि जनाब जो इजाफी बिजली है उसके जरिए हम डिजिटल करेंसी की माइनिंग शुरू करेंगे। ये आखिर चक्कर क्या है, ये मामला क्या है, इसके ऊपर जरा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करते हैं कि ऐसी खबर की जो पाकिस्तान की मईशत और टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाब ला सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को अपना खुसूसी मुआविन बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी मुकर्रर किया है और साथ ही पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की है। अब से चंद माह पहले हुकूमत डिजिटल करेंसी में दिलचस्पी लेती हुई नजर आई, हालांकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं और जहां इस शोबे में मजीद जिद्दत लाने की गुंजाइश भी बाकी है। दूसरी तरफ मुकामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स के क़याम से न सिर्फ डेटा खुद मुख्तारी के मसाइल हल होंगे बल्कि साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने, डिजिटल खदमात की फराहमी को मजबूत करने और डेटा सेंटर्स में हुनरमंद अफराद को तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इससे हज़ारों मुलाजमतें पैदा होंगी। माहिरीन का कहना है कि बिलाशुबा अगला दौर क्रिप्टो करेंसी का है। इसी पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ रहनुमाई लेते हैं सारे मामले में। कंवल साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आम अफराद के लिए ज़रा सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि क्रिप्टो करेंसी
और बिजली की जो एक मुख्तस करने की बात हुई है, हाउ आर दे कनेक्टेड, इसको जरा थोड़ा सा समझाइएगा। देखें, क्रिप्टो करेंसी जो है, जो बिटकॉइन है स्पेशली, उसका एक ब्लॉकचेन बनता है, एक हैश बेस्ड एक ब्लॉकचेन बनता है, जिससे उसकी जो इंटेग्रिटी है वो तयन होती है, या उससे उसकी वजह से उसकी इंटेग्रिटी होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिटकॉइन जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट या सेंट्रलाइज बैंक उसको कंट्रोल नहीं करता। ये जो है माइनर्स होते हैं जो कि माइन करते हैं। ये कोई उस तरह के माइनर्स नहीं है कि आप सोचें कि जिन्होंने केव के अंदर काम कर रहे हैं हैट्स पहन के, उस तरह के माइनर्स नहीं है। बेसिकली कंप्यूटर माइनर्स हैं जो कि गेस करते हैं उसका एक नॉन्स उसे कहते हैं, उसका एक बेसिकली जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है उसको गेस करके वो उस चेन में लगाते हैं, और जो जल्दी गेस कर लेता है उसको बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। ठीक है, और आपको पता है बिटकॉइन जो है वो उसकी काफी ज्यादा वैल्यू, अभी तो थोड़ी कम हुई है मगर उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इस वजह से जो है ये एक माइनिंग के लिए बिजली चाहिए होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा एल्गोरिदम आप रन कर रहे होते हैं, बहुत उसके पीछे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं जो कि सब बिजली को कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। अच्छा। तो इस वजह से दुनिया में काफी डिबेट होती रही है पिछले दिनों कि बिटकॉइन माइनिंग जो है वो दुनिया में कैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, या कैसे जो है वो दुनिया में बिजली की और जो ये रिसोर्सेज हैं, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से जाया कर रहा है। इस पे काफी डिबेट चलती रही है। तो पाकिस्तान में जो है वो, अब आपको पता है कि जो सिचुएशन है, मेरा तो ख्याल है कि बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे पास आईपीपीज जो है उनकी जो बिजली वो यूज करते हैं, उनकी पूरी हम यूज नहीं करते, जो उनकी पूरी जो कैपेसिटी है उसको बिजली को यूज नहीं करते। बहुत सारी बिजली पाकिस्तान में जाया हो रही है इस वक्त। तो अगर वो बिजली, उस बिजली को इस्तेमाल कर लिया जाए माइनिंग के लिए, जो कि 2000 मेगावाट बिजली कहा जा रहा है कि वो जो ओवर कैपेसिटी है जो कि पाकिस्तान यूज नहीं कर रहा मगर प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसको इस्तेमाल करते, इट्स काइंड ऑफ लाइक कह लेना कि जितने भी किसी चीज के अंदर, जब आप कोई भी चीज, कोई फैक्ट्री लगाने पड़ते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ रिसोर्स चाहिए होता है। और इस बिटकॉइन माइनिंग के अंदर जो रिसोर्स चाहिए वो बिजली है। वो आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ वे मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए आप पहले से पे कर रहे हैं, तो इट्स सम कॉस्ट, आप पहले से उसके पे करें। तो इस वजह से अगर आप उस बिजली को इस्तेमाल करके बिटकॉइन की माइनिंग कर लेते हैं, और हर साल आपको जो है वो एक लार्ज चंक ऑफ बिटकॉइंस मिल जाते हैं जिनकी इतनी वैल्यू है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। पाकिस्तान को बिल्कुल करना चाहिए, पाकिस्तान को उस बिजली को जाया नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, मैं आई एम सॉरी, मैं जरा स्केप्टिकल किस्म का इंसान हूं। मैं हर चीज़ के अंदर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली हम लोग जो है वो उसमें से देखते हैं कि यहाँ पे कोई दो नंबरी ना हो। पाकिस्तान के अंदर जो है वो माजी के अंदर बहुत से ऐसे स्कीम्स आई कि मतलब ये हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे पानी से चलने वाली गाड़ियाँ तक इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर दी गई। तो हम जैसे स्केप्टिक्स जो हैं वो इसमें कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें कहें कि जनाब कहीं ऐसा ना हो ये गलत हो जाए, या और मतलब ये सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगा, या ये आप या मैं इस माइनिंग के अंदर हम भी कोई हिस्सा डाल सकते हैं? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ने जो अभी यही सुना गया है कि जी एक पीसीसी बना है, और आज बिलाल साहब जो हैं, जो कि पीसीसी के चेयरमैन थे, पाकिस्तान बिटकॉइन काउंसिल, जो क्रिप्टो काउंसिल जो बनी है उसकी चेयरमैन थे, वही एसएपीएम भी बन गए हैं, और उनको कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे वो काम कर रहे हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इस वक्त क्या होगा और क्या चीजें वो लेकर आएंगे, किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किस तरह से वो जो 2000 मेगावाट है, क्या वो सिर्फ बड़े डेटा सेंटर्स को ही दिया जाएगा, जहां पे जो है वो जो डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, जिनके पास काफी ज्यादा कंप्यूट पावर है, वहां पे दिया जाएगा, और ये कैपेसिटी जो है वो बिटकॉइन माइनिंग को सिर्फ दी जाएगी, या किसी और तरह की ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स को भी दी जाएगी। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है एग्जैक्टली वो फ्रेमवर्क हमारे सामने है नहीं जिसमें ये कहा जा सके कि या उस फ्रेमवर्क के ऊपर कोई क्रिटिकल एनालिसिस किया जा सके, कहा जा सके कि एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा। मैं अगर बहुत एक हाई लेवल व्यू से कहूँ
जो कि पूरी दुनिया में हो रहा है। हमें पता है ये एक वेल नोन चीज है कि बिटकॉइन माइनिंग होती है। उस माइनिंग के लिए जो भी सक्सेसफुल होता है, जो जिसके पास ज्यादा कंप्यूट पावर होती है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होती है, वो ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। वो जो ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, और अगर पूरे एक मुल्क के लेवल पे इतनी ज्यादा बिजली उसके ऊपर मुख्तस की जा रही है और उस पे जो है वो काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज है, क्योंकि वो बिजली वैसे भी जाया हो रही थी। अच्छा, तो उस बिजली को अगर हम इस्तेमाल करके वो काम कर रहे हैं तो ओवरऑल अच्छी चीज है। अब उसकी निटिग्रिटीज क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, कैसे वो होगा, वो जब सामने आएगा तो फिर उस पर कोई क्रिटिकल एनालिसिस बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, जारी बात है वी आर कंट्री जहां पे अभी तक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट या उसकी थ्रू ट्रांजैक्शंस करने का भी रिवाज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। आई मीन वी आर कंट्री जहां पे अभी तक प्रॉपर्ली क्रेडिट कार्ड भी जो है वो सवाए बड़े अर्बन सेंटर्स के आपको मतलब गांव देहात के अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट होती हुई नजर नहीं आती। सो आपको लगता है कि बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी जो है वो पाकिस्तान में आने वाले चंद सालों के अंदर एक्चुअली एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकेगी? देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त 25 से 40 मिलियन लोग हैं जो कि बिटकॉइन ट्रेडिंग या किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और $300 बिलियन, ये फिर से मैं फिगर आपको बता रही हूँ, $300 बिलियन, नॉट रुपीज, बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं पाकिस्तान से हर साल क्रिप्टो करेंसी में। तो इस वजह से, क्योंकि लेकिन बाहर करेंसी बाहर होती, नॉट इन पाकिस्तान, बाहर होती है। तो द मगर पाकिस्तानीज करते हैं, पाकिस्तान से इनिशिएट होती है। द थिंग इज के वी हैव ऑलरेडी, मतलब हम, हुकूमत इज लेट टू द पार्टी, ठीक है। हुकूमत ने बहुत देर कर दी है इसको, कुछ इसका फ्रेमवर्क क्रिएट करने में, रेगुलराइज करने में। पाकिस्तानीज तो बहुत पहले से इस पे बहुत काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। हाँ, अलबत्ता बिटकॉइन माइनिंग एक डिफरेंट चीज है, और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस करना, बिटकॉइन को अडॉप्ट करना, बिटकॉइन को छोड़ दें, क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करना, वो एक सेपरेट चीज है। तो अभी क्रिप्टो करेंसी की ऑब्वियसली अडॉप्शन उस लेवल की नहीं है, मगर हमने देखा है कि देखिए क्रिप्टो करेंसी की जो अडॉप्शन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज स्टोर ऑफ वैल्यू जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, स्पेशली बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है, और उसके अंदर जो है वो, उसके पीछे कोई हुकूमत नहीं है, कोई उसके पीछे फ्रेमवर्क नहीं है, उसके पीछे अनोनिमिटी है। जो वो ट्रांजैक्शन करता है आपको पता नहीं चलता वो कौन है, उसके पीछे अनोनिमिटी है, जिसकी वजह से बड़े बैंक्स को, हुकूमतों को ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसको ट्रैक नहीं कर सकते। जिसकी वजह से हमने देखा है कि बिटकॉइन ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता रहा है वहां पे जहां पे कहीं पे कोई वॉर चल रही है और बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, जैसे भी पैलेस्टाइन में बहुत सारे हम देख रहे हैं कि जी बिटकॉइन के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यूक्रेन में बिटकॉइन के थ्रू बहुत ट्रांजैक्शंस, वॉर हो रही थी। फिर बहुत सारी जो और एक्टिविटीज हैं जो कि 2 नंबर, ड्रग डीलिंग, ये वो हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू जो है वो बिटकॉइन के अंदर होती है। तो इस वजह से, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है और इसके पीछे एनोनिमिटी है, तो हुकूमतें जो हैं उनको बहुत केयरफुली, ऑब्वियसली वो, क्योंकि बिकॉज दे वांट टू कीप कंट्रोल, तो वो देखती हैं कि किस तरह इसकी चीज को, इसको अलाउ किया जाए, किस तरह रेगुलराइज किया जाए कि उनका कंट्रोल ना खत्म हो। ठीक, लेकिन मेरा जो सवाल था, जो आपने फरमाया कि $300 बिलियन की जो है वो इसकी ट्रेडिंग होती है, लेकिन बिटकॉइन को पाकिस्तानी जो हैं वो अगर इसको कर भी रहे हैं तो बेसिकली जस्ट लाइक डॉलर के हवाले से या पाउंड के हवाले से, फॉरेन करेंसी के हवाले से एक करेंसी एक्सचेंज के तौर पे, ट्रेडिंग के तौर पे जो है कुछ लोग जिस तरह डॉलर्स खरीद लेते हैं एंड देयर एक्सपेक्टिंग कि कल को महंगा होगा तो हम इसको बेच के जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसमें कमाएंगे, उस सेंस में तो ये इसकी माइनिंग, इसकी ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन आम ट्रांजैक्शंस, मिसाल के तौर पे इफ यू वांट टू गो एंड बाय अ कार, या अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या इसके जरिए आप शॉपिंग करना चाहते हैं, उसको डिजिटल करेंसी को पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना किया जा रहा है। इज दैट करेक्ट? पूरी दुनिया में नहीं किया जा रहा। देखें, उसको वही मंसूर, जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि हुकूमतें इस वक्त तक बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हैं। जो बड़े बैंक्स हैं, अब देखें IMF जो है उसको ये पसंद नहीं है, बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनको भी ये पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? देखें, मैं आपको एक फिलोसफी में जाते हैं, थोड़ा सा फिलोसफी में जाते हैं ताकि आपके व्यूअर्स को समझ आए थोड़ी सी, बहुत एक अगर लेमैन टर्म्स में बात की जाए। अगर मैंने, और मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रही हूँ मगर फिर भी थोड़ा सा समझाने के लिए, कि अगर मेरे पास कम पैसे हैं मंसूर और आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मुझे अब आपसे बोरो करने हैं कुछ पैसे क्योंकि मुझे कुछ बिजनेस करना है, ठीक है। अब मैं आपको नहीं इतना अच्छा जानती, आप मुझे बहुत अच्छा नहीं जानते, तो हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है बीच में,
ठीक है, जिसको हम बैंक कहते हैं, क्योंकि बैंक को आप भी ट्रस्ट करते हैं, बैंक को मैं भी ट्रस्ट करती हूँ। तो आप जो है वो बैंक में अपना पैसा रखवा देते हैं और मैं बैंक से आपका पैसा बोरो कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना बिजनेस जो भी मुझे करना है मैं उसमें लगा देती हूँ और मैं बैंक को उस पर एक इंटरेस्ट पे करती हूँ और बैंक उस पर आपको उसमें से एक सर्टेन % आपको दे देता है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि क्रिप्टो में ये जो ट्रस्ट नहीं था, बैंक की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, हमारे आपस में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। मगर क्रिप्टो में ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो को इनेबल करती है। ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस इस तरह से इनेबल करता है कि उसके अंदर ये थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, एक सेंट्रल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती टू क्रिएट दैट ट्रस्ट बिटवीन अस, ठीक है। बिकॉज दैट इट कैन नॉट बी हैक्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। हैश के थ्रू जो है वो उस ब्लॉकचेन के अंदर हर जो ब्लॉक है वो फुली प्रोटेक्टेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है और फुली प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से अब उस बैंक की हैसियत हमारे इस बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है, मगर उस क्योंकि बैंक के और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मगर इस चीज में जो बेसिक सबसे बेसिक चीज है उसमें बैंक की अब जरूरत ही नहीं रही, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो क्योंकि उसका एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं रहता, हुकूमत के पास नहीं रहता, बैंक के पास नहीं रहता, इसलिए हुकूमतों ने इसको और बैंक्स ने इसको बहुत रेजिस्ट किया। पूरी दुनिया में कहीं पे भी अभी आपने नहीं देखा होगा कि नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, जो नॉर्मल वाइट मनी टाइप ट्रांजैक्शंस हैं वो, या जहाँ पे कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नॉर्मल बिल्कुल, कि वो अभी तक क्रिप्टो वहाँ पे अडॉप्ट किया। मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है या फ्यूचर के लिए सुन लें, वो ये कि जैसे इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया, जैसे आप देख रहे होंगे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, वैसे ही इवेंचुअली ये वैल्यू एक्सचेंज ने डेमोक्रेटाइज होना ही होना है। टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ह्यूमन बींग्स की ये नेक्स्ट एवोल्यूशन होनी ही होनी है। और ये जो बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूट्स और ये आप देख रहे हैं, इन्होंने इवेंचुअली इनकी वैल्यू कम, मतलब क्रिप्टो इज गोइंग टू टेक ओवर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देती हैं। वो ये समझती हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है, बिजली की जो इजाफी हमारे पास रसद मौजूद है उससे भी जो है हम फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।